कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस जैसे गंभीर बीमारी के लक्षण नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। सीएम के निर्देश पर इंदौर के राधा स्वामी न्यास कोविड केयर सेंटर में जल्द ही 100 बेड का पोस्ट कोविड सेंटर शुरू होना है। गौरतलब है कि तीसरी लहर में मासूम बच्चों पर, यंगस्टर पर असर रहने की संभावना जताई जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए राधा स्वामी आश्रम न्यास कोविड सेंटर में शुरुआती लक्षण के मरीजों का परीक्षण निःशुल्क किए जाने की बात कही जा रही है। स्क्रीनिंग रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी सेंटर है, ये उस परिसर में प्रारंभ होगा। आज से इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे और कल से शुरुआती दौर में प्रतिदिन 100 मरीज वहाँ एडमिट होंगे। एडमिशन का मतलब ये 4 से 6 घंटे की प्रक्रिया है, जैसे डे केयर में होता है। सुबह मरीज आएगा, अपने सारे परीक्षण कराकर वहाँ से चला जाए। मरीज के आने के बाद जो सामान्य चीज़ें हैं जैसे योग, चेस्ट की फिजियोथेरेपी, उसकी एक्सरसाइजेज, डाइट वाइट, ये तो सब होगी ही सही। हर मरीज का एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन होगा, खून की जांच होगी, जिस खून की जांच में उसके डायबिटीज़ होने की संभावना तो नहीं है और थक्के जमने की शुरुआत तो नहीं हो रही है, इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। हर मरीज का ईसीजी और इको की जांच होगी कि फेफड़ों पर कोई संक्रमण के प्रभाव के कारण आगे जान का खतरा तो उसमें नहीं पैदा हो सकता है, इसलिए सारे मरीज का वहाँ ईसीजी और इको की जाँच कराई जाएगी। पैर की सोनोग्राफी या कलर डॉपलर जिसको कहते हैं, वो कलर डॉपलर की जांच होगी। यही एकमात्र तरीका है जो थक्के को जमने की संभावना को जल्दी पकड़ सकता है। 100% में नहीं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी काफ़ी होती है। तो डीवीटी के लिए जो डॉपलर की जांच जो होती है, वो डॉपलर की जांच कराई जाएगी। और हर मरीज की, ये बड़ा विषय है, अभी के समय में हर मरीज की साइनस की एंडोस्कोपी भी वहाँ पर निःशुल्क होगी, जिसमें कि हम फंगस जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि सर्जरी के माध्यम से या कम दवाई की डोज के माध्यम से उनका इलाज किया जा सके। भी आए थे, आपसे मिलने भी आए थे, इनकी कुछ मांगे हैं, क्या इनकी मांगे हैं और क्या ये हड़ताल की भी बात कर रहे हैं, तो आखिर क्या वजह की हड़ताल है? नहीं, इनका ये है कि जो डॉक्टर अभी आरआरटी टीम में या फिर हमारे फीवर क्लिनिक में जहाँ भी ये ड्यूटी कर रहे हैं, इनकी डिमांड है कि हम लोगों को एक संविदा नियुक्ति दी जाए, कॉन्ट्रेक्चुअल की नौकरी दी जाए, क्योंकि हम लोग विगत साल भर से 8 महीने से 6 महीने से लगातार काम कर रहे हैं कोविड में। तो इनकी डिमांड है कि हमको संविदा नियुक्ति की जाए। दूसरी इनकी डिमांड है कि जो एमबीबीएस डॉक्टर है उनसे वो कंपेयर कर रहे हैं। ये स्टेट लेवल का मामला है कि जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो आरआरटी टीम में या फीवर क्लिनिक में काम कर रहा है, तो एमबीबीएस डॉक्टर जितना काम कर रहा है, इनकी ड्यूटी अगर उसमें लगाई है तो हमको एमबीबीएस के बराबर उनको तनख्वाह दी जाए। तो ये भी हमारा स्टेट लेवल का मामला है कि एमबीबीएस के कंपेयर में इनको सैलरी दी जाए या नहीं दी जाए। तो इनकी संविदा नियुक्ति हर बार 3-3 महीने के लिए बढ़ाई जाती है, जो कोविड के लिए लगाई गई है। तो हम लोग इसको स्टेट में फॉरवर्ड कर दिया है और एक आज और रिमाइंडर उसमें डाल देंगे कि ये लोग कल से स्ट्राइक करने के लिए बात कर रहे हैं। अगर शाम तक जो भी हो जाए, स्टेट से जो भी मैसेज आएगा तो हम उनको आगे देख लेंगे। इनकी संविदा नियुक्ति बढ़ाने का कोई अभी प्रस्ताव है? 31 मई तक के लिए दिया है और कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए शायद और स्टेट क्या करना चाहती है, स्टेट के निर्णय के आधार पर ही है कि इनका आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि निरंतर हर बार 2 दिन पहले 3 दिन बाद पहले उनका मैसेज आ ही जाता है स्टेट से। तो स्टेट जो भी निर्णय लेगा वो फाइनल है। डॉक्टर, उनका कहना था, अभी डॉक्टर का कहना था सर, अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में डॉक्टरों का वेतन भी कम है। ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि राजस्थान में कितनी तनख्वाह दी जा रही है, बिहार में कितनी जा रही है या वहाँ पर कितनी, क्योंकि जब एक गाइडलाइन रहती है गवर्नमेंट की कि आपको इस सैलरी पे इस समय आपको डेपुट किया जाता है फर्स्ट टाइम, तो बाकायदा हम लोग जब ज्वाइन करते तो हमको पूरा नियम मालूम रहता है कि हमको 25,000 देंगे, 40,000 देंगे, 35,000 देंगे। जब हम ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद अगर काम करने के बाद बोलते हैं कि नहीं हमको सैलरी कम मिल रही है, तो ये फिर सोचना है और स्टेट को फिर करना निर्णय जो भी करना है, क्योंकि स्टेट से आया है कि 25,000 देना है या 50,000 देना है या 60,000 देना है, ये जो भी स्टेट का काम है। उनका कहना है कि अगले 25 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे और इनकी जो इमरजेंसी सेवाएं ये भी बोले बंद की जाएगी। तो इससे आपको लगता नहीं कि कोविड में मरीजों को परेशानी हो? इसका कुछ तो कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, कुछ न कुछ शाम तक ऐसा हो जाएगा। ये मेरे को नहीं लगता कि क्योंकि अभी जो चल रही महामारी और
हम लोगों में इतनी तो वो है मानवता कि कम से कम हम उसको ध्यान जरूर रखेंगे। और डॉक्टर्स भी कोई अपने उसके लिए नहीं लड़ रहे कि मतलब झगड़ा कि हमको ये करना ही है। उनमें भी एक मानवता है और उन्होंने प्यार से अच्छे से समझाया है। उनकी भी देना ही जो कुछ मांगे हैं वो भी सही है कि ठीक है, क्या करना है उनको संविधान कंटिन्यू नियुक्ति करना है या उनको अगले CHO या किसी में भर्ती हो उसमें क्या करना है, जो भी उनकी डिमांड है तो स्टेट को निर्णय लेना है तो स्टेट करेगा ही। क्लियर हो पाएगा। फिर भी ये माना जा रहा है कि जो डायबिटिक नहीं भी थे, ट्रांजिएंट डिरेंजमेंट मतलब शुगर का डिरेंजमेंट 15 से 30% लोगों में मिल सकता है, मतलब लगभग 20 से 1 तिहाई। दूसरा कहा जा रहा है पिताजी के गार्जियन करें तो आपके सेंटर पहुंचे जिससे पहले उसको घर पे क्या करना तीन प्रमुख चीज़ें ध्यान रखनी है। ओरल और नेजल हाइजीन जो है वो अच्छा रखना है, अपने मुंह का जो भी सफाई केयर है वो रखना है। नंबर 2, मास्क को लोग लंबे समय यूज़ करते हैं, मास्क का यूज़ डेली लंबे समय के लिए करने से ये भी फंगस का सोर्स बन सकता है, तो जो घरों में पेशेंट है उन्हें मास्क बदलना चाहिए अपने। और नंबर 3, खासकर जो डायबिटिक पेशेंट है उनने अपनी शुगर पर वॉच रखना चाहिए, कोशिश करके शुगर 180 के नीचे बनाकर। जो टीकाकरण को लेकर सर अभी कमी चल रही है और लोगों को अब जागरूकता भी धीरे धीरे आती जा रही है, लेकिन अभी की तारीख में देखा जा रहा है सर कि टीकाकरण में टीके मौजूद नहीं है सर, तो किस तरह से ये पूर्ति की जाएगी? देखिए, पिछले एक हफ्ते तक ऐसी स्थिति थी जब हमें टीकाकरण कम होने के कारण एक सत्र रोकना पड़ा था, किंतु वर्तमान में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। बल्कि अगर आपने देखा हो तो कल रविवार होने के बावजूद भी, जो कि कोविड टीकाकरण दिवस नहीं है, हमने टीकाकरण किया था। तो वर्तमान में टीकाकरण के अभियान में टीके की कोई कमी प्रतीत नहीं हो रही है और जितनी हमारी मांग है उतनी टीके हमें मिल रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि टीकाकरण का हमारा टोटल जो हमारा टारगेट है वो 28 लाख के करीब है और 15 जनवरी से प्रारंभ होने के बाद अभी तक हम लोग इसको लगभग 10 लाख टच कर चुके हैं। प्रथम चरण प्रारंभ हुआ था, उसमें फैमिली फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर्स को लिया गया था। दूसरे चरण में 45 से ऊपर के लोगों को लिया गया था और तीसरा चरण जो अभी प्रारंभ हुआ है 5 मई से, इसमें हम लोगों ने 18 वर्ष से 45 वर्ष के लोगों को लिया गया। इस उम्र वर्ग में काफ़ी अधिक वो एक्साइटमेंट देखी जा रही है और ये लोग जैसे ही हमारा पोर्टल खुलता है, हमारा पोर्टल खुलने का टाइम टीकाकरण दिवस के एक दिन पूर्व 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सुबह है। ये लोग पहले से ही तैयार रहते हैं और मुश्किल से 1-2 मिनट में पूरी साइट्स भर जाती हैं। कल भी हम लोगों ने 25,000 टीकाकरण की साइट्स खोली थी और वो पूरी टीकाकरण की साइट भर गई थी। तो वर्तमान में लोगों में उत्साह है, परंतु एक चीज़ में कमी दिखाई दे रही, वो ये है कि कुछ लोग जिन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर श्रेणी में प्रथम डोज लगवाया था, वो दूसरी डोज के लिए अभी तक नहीं आ रहे, जबकि उनकी डेट निकल चुकी है। तो आप लोगों के माध्यम से मेरा इन लोगों से दो मेरा निवेदन रहेगा। पहला तो ये कि जिनकी भी टीकाकरण की दूसरी डोज की तारीख निकल गई हो, वो नज़दीकी केंद्र में जाकर टीका अवश्य लगाएं, तभी वो पूर्ण टीकाकृत होंगे। दूसरे टीकाकरण के लिए किसी भी तरह का उनको पूर्व रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो प्रत्येक लोग जिन्होंने टीका नहीं लगाया, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोग हैं, वो तत्काल अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जो भी उनको स्लॉट मिलता है वहाँ जाकर, और 45 वर्ष के ऊपर के लोग जो नज़दीकी टीकाकरण केंद्र है वहाँ जाकर अपना टीका अवश्य लगवाएं। जो मुंह से खाने की एक दवाई है वो भी इफेक्टिव है। थोड़ा सा अंतर समझिए, कोरोना के बारे में हम कुछ जानते नहीं थे साल भर पहले, आप भी नहीं जानते थे, डॉक्टर भी नहीं जानते थे, मेडिकल कम्युनिटी भी नहीं जानती थी, तो उसमें थोड़ा ट्रायल चलेगा ही चलेगा। फंगस के बारे में हम जानते हैं और एम्फोटेरिसिन भी उसका स्थापित इलाज है। ये अंतर है इन दोनों चीज़ों में। हर पेशेंट में ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। अगर हम जल्दी पकड़ेंगे तो सिर्फ सर्जरी से ट्रीटमेंट हो सकता है, थोड़ा आगे पकड़ेंगे तो सर्जरी प्लस मुंह से खाने वाली दवाई जो सरलता से उपलब्ध है उससे ट्रीटमेंट हो सकता है, और लेट पकड़ेंगे तो सर्जरी के साथ इंजेक्शन कम मात्रा में। मुख्य स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं, क्या मांग को लेकर आए? सर, हमारी जो मांग है, इस मांग के अंतर्गत सभी आयुष डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डेंटिस्ट सभी इंक्लूड है। और हम वो कर्मचारी हैं जो पिछले 1 साल से ऊपर से काम कर रहे हैं इस कोविड-19 महामारी में, और बिल्कुल कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे लिया गया था हम लोगों को 3 महीने के लिए।
उसके बाद में एक एक महीना 2-2 महीना करके हमारे जो जॉब का जो एक्सटेंशन बढ़ता जा रहा है। और अभी अगले महीने के लिए यानी कि जून के लिए भी हम लोगों को 1 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया है। लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी मांग 2 सूत्री है अभी फ़िलहाल, कि हम लोगों को संविदा में सम्मिलित किया जाए। और दूसरी मांग ये है कि हमारे जो वेतनमान है अन्य स्टेट के कंपेरिजन में बहुत ही कम सैलरी है हम लोगों की। देखा जाए कि एक सम्मानपूर्वक सैलरी भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी भी उसके समान हो, अन्य राज्यों के समान कार्य समान वेतन के जैसा हो। तो ये पूरा एमपी के लिए रहेगा और ये जो हमारे जो मूवमेंट यहाँ पे आज है, ये एक साथ पूरे एमपी में चल रहा है, प्रदेशव्यापी एक्टिविटी चल रही है। और आज हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे जो हमारे आयुष डॉक्टर्स है, जो स्टाफ जो मैंने बताए हैं, सारे इस मूवमेंट में इंक्लूड है। और सभी लोग ने हमने 22 तारीख से लेकर अभी तक ज्ञापन देते आ रहे हैं। और इसके पहले भी हमने कई बार ज्ञापन दिया है सरकार को, लेकिन उन्होंने हमारे इस ज्ञापन को ध्यान में नहीं लिया है, संज्ञान में नहीं लिया है। और हमने 24 तक का यानी कि आज तक का हमने एक अल्टीमेट दिया है। अगर आज शाम तक भी हम लोगों को अगर कोई मैसेज नहीं मिलता है स्वास्थ्य विभाग से या सरकार की तरफ से, तो हम लोग कल से 25 मई से अगले समय तक, जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती, जब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, काम बंद रहेगा। और इसकी जिम्मेदारी पूरी प्रदेश सरकार की रहेगी। आपने अपनी मांगों को लेकर कहाँ ज्ञापन सौंपा है? हमने ज्ञापन 22 तारीख को हमारे जिलाधीश महोदय सर को दिया है, हमारे कमिश्नर महोदय सर को दिया है, और हमारे जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी है उनको भी दिया है। सर, इस दौरान जो कोविड के पेशेंट है और अन्य पेशेंट है, इनको लेकर भी कोई इमरजेंसी सेवाएं रहेगी या वो भी बंद रहेगी? कोविड-19 से संबंधित जो भी वर्क है हमारा, वो पूरी तरह से बंद रहेगा। और हमें इसे मान्यता के तौर पर हम लोगों ने साल भर तक वेट किया सरकार का। बीच में मरीज बहुत ज़्यादा थे, केस बहुत ज़्यादा थे, तो हम लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कभी कोई एक्टिविटी नहीं की बीच में, और पूरी ईमानदारी से तन मन धन से काम किया है हर क्षेत्र में, फ्रंट लाइन पे जहाँ पे कोविड के पेशेंट रहते हैं पॉजिटिव। जैसे कि आप समझ लीजिए, रैपिड रिस्पॉन्स टीम हो गया, RRT हो गई, कंट्रोल रूम हो गया, होम आइसोलेशन हो गया, सैम्पलिंग टीम हो गई, फीवर क्लिनिक हो गया, सब जगह फ्रंट लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ पे बिल्कुल एक रिस्क होता है लाइफ का, जिसमें आप पॉजिटिव हो गए तो कोई गारंटी नहीं कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने काम किया है, लेकिन सरकार फिर भी हमारी जो मांगे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। कितने महीने का आपका वेतन अभी रुका हुआ है? वेतन हम लोग को 1 महीने 2 महीने में आ जाता है, लेकिन जो वेतनमान इतना सम्मानपूर्वक नहीं है सर, कि देखा जाए कि हम लोग उसको क्या कहें। अन्य राज्यों में अब देखिए, महाराष्ट्र में, बिहार में, दिल्ली में 40,000 से 1 लाख तक सैलरी मिल रही है। हम लोगों को मात्र 25,000 रुपये कोई सैलरी नहीं होती है। फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं ईमानदारी से। हम चाहते हैं कि हमारी इस चीज़ को ध्यान में रखे सरकार, और हमारा जो नौकरी है साल भर से ऊपर हो चुका है, उसको तो देखा जाए तो हम लोग को संविदा कर देना चाहिए। और ये हमारी 2 सूत्री मांग है, और उसको लेकर हम लोग आज इकट्ठा यहाँ पे हुए हैं। अपना नाम? डॉक्टर दिनेश कुमार संधवानी, आयुष मेडिकल ऑफिसर इंदौर। पूर्व रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी था। उन्होंने जो कोविड के लिए पर आग लगाने की बात की है, और हम तो कह रहे हैं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी निर्णय था या तो निर्णय ठीक है। दूसरा मैं कह रहा था कि सिंड्रोम बच्चों में पाया जाता है। अगेन देश भर में इसके कुछ आंकड़े अब पकड़ में आने लगे हैं। अभी न्यूज़ थी कि इंदौर में भी कुछ संख्या में हमको मरीज मिलने लगे हैं, और इसलिए ये इनिशिएटिव है कि बच्चों को भी देखिए, कुल मिलाकर मैं सभी इस बीमारी में 2 ही चीज़ें सीखे हो। एक तो इसका इलाज पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से इलाज है आइसोलेशन, अलग करो लोगों को तो बीमारी थमती है, और दूसरा इलाज की सफलता का एक ही कारण होता है, जल्दी बीमारी पकड़ो। ये 2 ही चीज़ें हैं जो कि अभी इसमें सर्वे थे। MSIS में भी यही है। देखिए, कहीं ना कहीं हमने इसमें एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल लाना ही पड़ेगा। ऐसा जो अस्पतालों के सेटअप है, जैसे MY हॉस्पिटल में भी, अरबिंदो में भी ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, और वहाँ पर भी स्क्रीनिंग की जा सकती है। ENT के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो कि प्रमुख रूप से साइनस देखते हैं, उनकी एक बैठक हुई है, और ENT के डॉक्टर्स ने सहमति दी है कि वो अपने शुल्क को 1/4 से भी कम कर शहर पे 17-18 जगह पर अलग अलग जगहों पे स्क्रीनिंग शुरू करेंगे। स्वाभाविक रूप से सभी कुछ अगर एक जगह करना है तो उसके लिए बड़ा तंत्र लगता है, तो यहाँ एडवांटेज है कि सब कुछ एक में हम स्क्रीन कर पाएंगे। और इसलिए मैंने पहले दोहराया कि कहीं ना कहीं मेडिकल टीम को निर्णय लेना पड़ेगा साहब, जांच किसने क्या करनी है ये तो डॉक्टर तय करेगा। तो इसलिए हमको मरीजों का एक क्वेश्चनर भरवा रहे हैं कि हमको ये समझ में आएगा कि यार इसको संभावना ज़्यादा है, ये फंस सकता है। नहीं, मैंने बात की है अभी कमिश्नर साहब से, हम दोनों, शंकर जी और हमने बात की है, इसका अति शीघ्र निराकरण होने वाला है। ये आप एक डेटा के रूप में इसको कहीं आप लिखे भी, ध्यान भी करिए, ये सबके लिए जानकारी का विषय है। हमने एक अस्पताल का डेटा निकलवाया था, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उस अस्पताल में जो फंगस के पेशेंट थे, उस फंगस के पेशेंट में से 20%, कम नहीं 20% पेशेंट ऐसे हैं जिनका कि कोरोना का इलाज होम आइसोलेशन पर हुआ था। वो ना तो अस्पताल भर्ती हुए, ना बहुत अधिक मात्रा में उनको स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाया, ना इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लगी है, लेकिन 20% पेशेंट होम आइसोलेशन के पेशेंट थे। इसमें हर वो मरीज जो कोविड से ठीक हो चुका है,
जो अस्पताल में भर्ती था, जो आईसीयू में भर्ती था, जो किसी कोविड केयर सेंटर में ही था या जो होम आइसोलेशन पे था, वो सभी पात्रता रखेंगे। की आई उससे गड़बड़ हो रही है या कोई पानी जो अस्पताल में डाला गया उससे गड़बड़ हो रही है, क्यों हो रहा है? ठीक, तो पहली चीज़ तो इंदौर में ही है, ऐसा नहीं है। आज जो देश का आंकड़ा है वो करीब करीब 10,000 टच कर रहा है। इंदौर में जो 400 मरीज जब हम भर्ती बताते हैं तो ये ध्यान रखिए, और ये सबको आप सबको ध्यान में है, इंदौर में 400 मरीज इंदौर के नहीं है, ये पूरे डिवीजन, और इंदौर तो ऐसा केंद्र है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से मरीज यहाँ पर आ जाते हैं। राजस्थान के मरीज हैं, गुजरात के मरीज हैं, उज्जैन के मरीज हैं, भोपाल के भी मरीज हैं इधर पे। तो जो मरीजों की संख्या है वो मरीजों की संख्या है, वो इंदौर की संख्या नहीं है। एक नंबर 2, जो आपने कारण पूछा वो अच्छा प्रश्न है। एक तो डायबिटीज कारण है, हम सभी जानते हैं। लंबे समय अधिक मात्रा का स्टीरॉयड का यूज एक बड़ा कारण है। डेफिनेटली म्यूकर में अगर हम जो पानी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को लेकर चर्चा है कि भाई उसका जो कंटेनर था वो भी सोर्स हो सकता है कि नहीं, अभी तो उसको स्टडी से साबित करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी अब ये भी चर्चा कर रही है कि कहीं वायरस में ही तो कोई समस्या नहीं है। पिछली बार भी जब स्टीरॉयड यूज हुआ तो स्टीरॉयड तो पिछली बार भी ट्रीटमेंट में था, एक भी मरीज हमको नहीं देखने मिला। डेटा नहीं है मुझे अभी दुनिया भर के पास डेटा नहीं है कि मैं अधिकार से कह सकूं कि ये कारण है, लेकिन ये भी एक शोध का विषय बना हुआ है और लोगों ने प्रारंभ करा है कि वायरस का स्ट्रेन भी तो कहीं इसका कारण नहीं है। सर्जरी कितनी सर्जरी ये आप एक डेटा के रूप में इसको कहीं आप लिखे भी, ध्यान भी करिए, ये सबके लिए जानकारी का विषय। हमने एक अस्पताल का डेटा निकलवाया था, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उस अस्पताल में जो फंगस के पेशेंट थे, उस फंगस के पेशेंट में से 20%, कम नहीं 20% पेशेंट ऐसे हैं जिनका कि कोरोना का इलाज होम आइसोलेशन पर हुआ था। वो ना तो अस्पताल भर्ती हुए, ना बहुत अधिक मात्रा में उनको स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाया, ना इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लगी है, लेकिन 20% पेशेंट होम आइसोलेशन के पेशेंट थे। इसमें हर वो मरीज जो कोविड से ठीक हो चुका है, जो अस्पताल में भर्ती था, जो आईसीयू में भर्ती था, जो किसी कोविड केयर सेंटर में ही था या जो होम आइसोलेशन पे था, वो सभी पात्रता रखेंगे। मैं थोड़ा 1 लाख से ज़्यादा जी कोविड आया इंदौर में, उसको पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं, उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए और इसे थोड़ा सा जरा एक विस्तार में समझने की ज़रूरत होगी। हम अभी वो ब्लैक फंगस की समस्या की चर्चा से जूझ रहे हैं, और चूंकि समस्या बड़ी है इसलिए चर्चा भी ज़्यादा है। लेकिन कोविड पेशेंट्स में अब दुनिया भर में ये देखने में समझ में आ रहा है कि 4-5 प्रमुख चुनौतियां हैं जो सब में निकल कर आ रही हैं। एक तो फंगस है जिसको लेकर हमने अभी चर्चा करी थी। दूसरा, कोविड के पेशेंट्स जो ठीक हो चुके हैं कोविड से, वो नए डायबिटीज़ के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। उनको पहले डायबिटीज़ नहीं था, लेकिन अब वो डायबिटीज़ से ग्रसित पाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उस पर भी कुछ नुकसान पहुंचा रहा है। आप सबने वो घटनाएं सुनी होंगी कि 2 हफ्ते बाद अचानक रात में मरीज की मृत्यु हो गई। 24 साल 28 साल का लड़का था, क्योंकि खून के थक्के जमते हैं और वो खून के थक्के जाकर शरीर में जगह जगह जाते हैं। दवाइयों का बड़ी मात्रा चली है, रेमडेसिविर और अन्य प्रकार की दवाइयाँ, जिसमें कि लिवर किडनी पर भी कुछ प्रभाव हो सकता है, ये भी है। और चूंकि कोविड फेफड़ों की बीमारी थी, इसलिए फेफड़ों में जो कमी है या फेफड़ों की जो रिकवरी है वो तेज़ नहीं हो पाई, इस कारण उनमें भी समस्या बनी हुई। दुनिया भर में जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसके अनुसार हम पोस्ट कोविड केयर सेंटर्स की अब चर्चा कर रहे हैं। ये सारी बीमारियां, अभी ब्लैक फंगस को लेकर आप सबने बहुत सारे प्रश्न पूछे, इंजेक्शन और अन्य चीज़ों को लेकर, लेकिन ये सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जिनको अगर हम समय पर पकड़ सकते हैं तो हम इंटरवेंशन करके इससे होने वाला नुकसान और हानि को बहुत 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 मात्रा तक 80-90% तक घटा सकते हैं। डे केयर का अर्थात होता है कि सुबह से शाम तक वहाँ पर रहेंगे, और अगर इसमें कुछ पाया जाता है तो सर्जरी लगेगी। वहाँ सर्जरी तो हो नहीं सकती, उसके लिए अस्पताल ही शिफ्ट किया जाएगा। कोई शुल्क नहीं रहेगा, ये 100% निःशुल्क है। एक एंडोस्कोपी सामान्यतः 2500 से 4000 बाहर कॉस्ट करती है। सोनोग्राफी की जांच हम सब जानते हैं कि 2-1000 कॉस्ट करती है। ब्लड का पूरा प्रोफाइल है, रूटीन कोर्स में बाहर कराएं तो 10-12 हज़ार 15 हज़ार की जांचें भी होंगी और अलग अलग जगह भटकना भी पड़ेगा। तो बेसिक यूएसपी है कि एक ही जगह 4-6 घंटे के अंतराल में ये सारी जांचें करते हैं। एक ऑनलाइन डिटेल अभी जारी हो जाएगी जिससे लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। जो कॉल सेंटर का नंबर अभी तक चल रहा था, जो एडमिशन के लिए था, वहाँ पर अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रोएक्टिव होने की इसमें ज़रूरत है। हमको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन से मरीज खतरे में ज़्यादा हैं। तो जो डायबिटीज़ वाले आईसीयू में से जो ठीक होकर आए हैं, इस प्रकार के मरीजों में खतरा ज़्यादा है, तो एक कॉलिंग की प्रक्रिया कल से शुरू कराई है। 1200 फ़ोन प्रतिदिन, वहाँ से मरीजों को सीधा फ़ोन लगा के उनकी आज की स्थिति, एक क्वेश्चनर भरवाया जा रहा है
उसके आधार पे जिन मरीजों की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उनको कोशिश करेंगे कि अर्ली प्रायोरिटी दी जाए। सभी प्रकार के डॉक्टर्स, संसाधन, सोनोग्राफी की मशीन, एंडोस्कोपी की मशीन, ईसीजी और इको के सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो सब अब वहाँ पर उपलब्ध हैं। ये सारी जांचें एक ही छत के नीचे विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। अब मान लीजिए इसमें कोई फंगस का शुरुआती चिन्ह मिलता है तो वहाँ सर्जरी तो नहीं की जा सकती, लेकिन उसे जल्दी पकड़कर उचित जगह रेफर किया जा सकता है। जैसा अभी जानकारी दी, महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में, अरबिंदो में और अन्य जगहों पर जहाँ सरकारी तंत्र से इलाज हो रहा है वो हो रहा है, उधर रेफर किया जाएगा। खून का थक्का वगैरह है तो वहीं पर विशेषज्ञ बैठकर उसके लिए जो दवाई शुरू करनी है वो शुरू करेगा। जो मरीज स्वेच्छा से प्राइवेट हॉस्पिटल जाना चाहते हैं उनके लिए भी जल्दी हम बीमारी पकड़कर दे पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी जैसा अभी 2 दिन 3 दिन पहले कहा, मुख्यमंत्री जी भी लगातार कह रहे हैं और दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी कह रही है कि पोस्ट कोविड और पोस्ट ट्रीटमेंट न जाने हम, या आज तो आप फंगस की चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है हम कुछ और चीज़ों को देखें। एक चर्चा है कि फंगस की दवाई लंबे समय देंगे तो शायद किडनी के पेशेंट्स बनते जाएंगे ये सब के सब। तो आवश्यक है कि हम स्क्रीन करें, जल्दी पकड़ें और जल्दी इलाज करें। जो अभी फंसे हैं उनको तो उससे कोई लाभ नहीं है, लेकिन बहुत संख्या में हम लोगों को वहाँ पर इन बीमारियों में फंसने से बचा। महाराजा यशवंतराव चिन्हित कर दिया, रोज जहाज में बाढ़ बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये तो चिन्हित शासकीय इसमें, और अभी आज शासकीय में जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल 17 अस्पतालों में इसका फंगस का इलाज हो रहा है। PMI को मिला के 17 अस्पताल, बॉम्बे हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल है, चौधरा में, वेदांता है, ये सब में इलाज हो रहा है सब जगह। यहाँ तो फ्री रहेंगे हमारे महाराजा यशवंतराव। जब मध्य प्रदेश सरकार प्रोडक्ट की हम निःशुल्क उसका इलाज करेंगे। जो भी प्राइवेट में उनके लिए कोई मिनिमम कोई छूट या डिस्काउंट है, क्योंकि ये बहुत महंगा है। 7,500 इसमें विचार आप बोला कितने की मेरी बात सुनो, क्योंकि आपको पता है एक व्यक्ति 40 से लेकर 50 इंजेक्शन लगते हैं और एक को तो 62 भी लगते हैं। और ये मालूम है आपको कि कोविड के बाद, कोरोना के बाद ये नई चुनौती हमारे और आपके सामने है। ना आपको पता थी ना मेरे को पता है। ये ज़्यादा ज्ञान डॉक्टरों को था, और इस चुनौती से निपटने के लिए इसको महामारी मध्य प्रदेश की सरकार ने डिक्लेयर की, और उसी के साथ एक एडवाइजरी कमेटी भी मध्य प्रदेश की बन गई है और 5 लोगों की कमेटी यहाँ भी बनी है। इनसे भी सलाह ले लो जो आपने बोली है, जो कमियाँ हैं। आज इसीलिए हम बैठे थे कि चुनौती सामने कल क्या आएगी, इसके परसों क्या आएगी, उसी में लगे इसको बहुत गंभीरता से हम ये सारी बात मानी गंभीर में आप लोग सरकार काम कीजिए। मेरा सीधा सवाल है, 13,000 कैमरे किसी इंदौर पहुँचेंगी, में कितनी जरूरत है? मैं कल 3 दिन बाद थोड़े कम इंजेक्शन आए हैं, उनको कम आए थे, और आज रात तक की बात कर रहा हूँ, आज रात तक आने की संभावना है। आज रात तक इंजेक्शन आने की संभावना है, और उनकी संख्या भी आपको बताऊंगा बाद में। आ जाने के बाद कितने आते हैं, किस उसमें आएंगे तो मैं आपको बताना। आज भी हमने एक प्राइवेट कंपनी से बात की कि इंजेक्शन हजारों की संख्या में, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और 13,000 मेडिसिन भी आ रही है, इसके लिए टेबलेट भी आ रही है, उसकी भी तैयारी करें आप। सरकार इसको आपको बता, सरकार इतनी चिंतित है, 3 दिन पहले इस फंगस को महामारी डिक्लेयर किया, याद है तो मतलब सरकार गंभीर भी है और पूरी कोशिश, पूरा प्रयास, पूरा प्रयत्न कर रही है इसको निदान के लिए। अब पूरी तकनीकी जानकारी डॉक्टर साहब देंगे तब फिर मैं बात करूँगा। लगभग ब्लैक फंगस के मरीज हैं वर्तमान में, और वो संख्या नहीं आपने बताई कि कितने की मृत्यु होगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भविष्य में यदि इनकी संख्या बढ़ती है, अभी और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि पोस्ट कोविड सेंटर खुलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और उसमें उन सभी बातों का ध्यान रखा गया जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा, जो आवश्यक है, यहाँ तक कि योगा हो, फिटनेस हो, सब बातों का ध्यान डॉक्टर साहब आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और, जो आने वाले दिनों में हमको ऐसा लग रहा है कि जो खास करके बच्चों में या कि ऐसा लग रहा है कि जो तीसरी लहर का असर बच्चों में रहेगा, हमारे यंगस्टर में रहेगा, उसके लिए भी वहाँ पर कोविड सेंटर में एक व्यवस्था अलग से की है बच्चों के लिए। ये वो कि आने वाले दिनों में अगर कोई लक्षण आते हैं, और ख़ास करके उन परिवारों में जो बस्ती में रहने की समस्या है, तो उनके लिए भी
100 बेड का अभी अलग से बच्चों का अगर कोई ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो उनको रखने की व्यवस्था रहेगी। उसमें हमने विशेष बात ये ध्यान में रखी है कि उन बच्चों के साथ उनके परिवार का एक सदस्य, माता हो, पिता हो या जो भी हो, वो भी वहाँ उनके साथ रह सकता है, उसकी भी व्यवस्था वहाँ की है। बाकी हम उस पूरे जोन को ऐसा क्रिएट कर रहे हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, खेलकूद की चीज़ें, दूसरी चीज़ें, गेम्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें हम वहाँ रख रहे हैं ताकि बच्चों की रुचि रहे। और आने वाले दिनों में ये तो हो गया राधा स्वामी सत्संग के लिए। हमने आज भी माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में डॉक्टरों के साथ बैठे थे और आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर सरकारी हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसके स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाली जो तीसरी वेव के बारे में बच्चों के ऊपर जो बता रहे हैं उसकी चिंता मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर का जिला प्रशासन हम सब जनप्रतिनिधि कर रहे हैं और मुझे लगता है हम सब इसमें कामयाब होंगे। अभी इसका संज्ञान में पूरा आंकड़ा आया नहीं है, पर आ जाएगा। पर सरकार इसके लिए निश्चिंत रहे, चिंतित है। आज एक पारदर्शिता, सांसद जी भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, जितने भी आशासकीय अस्पतालों की बात आएगी, जितने भी इंजेक्शन आएंगे उसके आधार पर सारे जिस अस्पताल में जितने मरीज भर्ती हैं उस हिसाब से पारदर्शिता के साथ वहाँ इंजेक्शन पहुँच जाएंगे। डॉक्टर वही एक बात पूरी बात हमारी सबकी हो जाए, फिर आप प्रश्न है ना, नहीं तो बाकी करने वाले हैं ना, बात कर रहा हूँ क्योंकि वो सवाल के जवाब भी देंगे मंत्री जी सभी सवालों। मैं क्षमा चाहता हूँ, विलम्ब से जरूर आया हूँ, पर आपके बीच में आया हूँ। ये राधा स्वामी सत्संग न्यास स्थित माँ अहिल्या कोविड केयर सेंटर पिछले एक माह से संचालित किया जा रहा था। आप सबको पता है ये राष्ट्र का दूसरे नंबर का कोविड केयर सेंटर था, मध्य प्रदेश में प्रथम। ये मुख्यमंत्री का संकल्प था, मुख्यमंत्री का विश्वास था। इस दिशा में मात्र 6 दिन में 600 बेड का बना और अगले 600 बेड मात्र 3 दिन में। और ये सब के सब इंदौर की जो एक तासीर है, इंदौर जो भी काम करती है, अद्भुत करती है, उनके जन सहयोग से एक एक व्यक्ति जो इसमें कुछ कर सकता था, सब उनके सहयोग से समाज सेवी, उद्योगपति, समाज के वरिष्ठ लोगों ने इसमें सहयोग दिया। आप सबको याद है कि ये एक माह संचालित किया, अभी तक लगभग 2500 मरीज ठीक होकर राधा स्वामी सत्संग में स्वस्थ होकर गए हैं। और आपको मालूम है कि कोविड से ठीक हुए मरीजों में नई चुनौती, नया चिंता का विषय जो आपको और देखने में आ रहा है, जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं। खून का थक्का जम जाना तो अन्य प्रकार की मेडिकल परेशानियां निकलकर सामने आ रही है। ऐसी मरीजों को स्वास्थ्य का आंकलन कर निदान के लिए सम्माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है, उनके निर्देश है कि राधा स्वामी सत्संग न्यास स्थित में माँ अहिल्या पोस्ट कोविड केयर सेंटर इसी परिसर में प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। इसी परिसर में हम प्रारंभ करने, शुरुआत में 100 मरीज प्रतिदिन आकर संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण कर सकेंगे तथा सारी जांचें चिकित्सक परामर्श 100% निःशुल्क किया जाएगा। जैसे ENT, नाक, कान, गले के साथ साथ सभी जांचें यहाँ पर हो सकेगी, जिनकी निजी अस्पतालों में 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्च आता था। अनुमति यह निःशुल्क रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज।